11 दिसंबर वर्ष 2020, नवीं कक्षा मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर त्रिभुज कर रहे हैं हम लोग। और पिछली बार हम लोगों ने 3.1 किया था, इस बार 3.2 करेंगे। 3.2 को समझने के लिए कुछ जो रूल्स हैं वो समझ लीजिए। त्रिभुज की सर्वांगसमता की कुछ कसौटियां हैं, हमको पहले वो समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि पहली कसौटी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ऐसे कोई भी दो त्रिभुज अगर दिए हैं और उन त्रिभुज में कोई भी एक भुजा सर्वांगसम हो, जैसे यहाँ पर त्रिभुज भुजा BC सर्वांगसम भुजा QR है, तो BC में देखिए कोण B और C आ रहा है और QR में कोण Q और R आ रहा है। तो अगर कोई भुजा सर्वांगसम है और उसके जो दो बिंदु हैं वो दो बिंदु पर बनने वाले कोण भी सर्वांगसम है एक दूसरे के, तो ऐसे दो कोण को भू को यानी कि कोण भुजा कोण कसौटी से सर्वांगसम होते हैं। याद रखिएगा, यदि त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के किसी एक भुजा के सर्वांगसम हो और उन भुजाओं के अंत बिंदुओं पर बनने वाले कोण भी परस्पर सर्वांगसम हो, तो को भू को कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसी प्रकार दूसरी कसौटी क्या है, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR, ऐसे कोई भी दो त्रिभुज दिए हों, नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम हैं, जैसे कि AB और BC, ये सर्वांगसम है भुजा PQ और QR के, और इन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो बीच वाला कोण भी सर्वांगसम हो, तो ऐसे दो त्रिभुज भुजा कोण भुजा यानी कि भू को भू कसौटी से सर्वांगसम होते हैं। और यदि दो त्रिभुज इस प्रकार से हों कि उनकी तीनों भुजाएं परस्पर सर्वांगसम हों, तो ऐसे त्रिभुज भुजा 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 यानी कि भू 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 कसौटी से सर्वांगसम होते हैं। और चौथी जो कसौटी है, यदि दो समकोण त्रिभुज दिए हों, समकोण त्रिभुज यानी कि कोई भी एक कोण 90 अंश का हो, तो यदि उनके कर्ण सर्वांगसम हो, समकोण त्रिभुज के कर्ण यानी कि जो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, तो दो समकोण त्रिभुज के यदि कर्ण परस्पर सर्वांगसम हो और कोई भी एक भुजा, कोई भी एक अन्य भुजा भी सर्वांगसम हो, तो ऐसे दो त्रिभुज कर्ण भुजा कसौटी से सर्वांगसम कहलाए जाते हैं। तो आइए 3.2 का जो पहला सवाल है वो इन्हीं कसौटियों पर आधारित है। करना क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक उदाहरण में त्रिभुज की जोड़ियों के सर्वांगसम घटक एक जैसे चिन्ह से दर्शाए गए हैं और प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है वो रिक्त स्थान में कसौटी लिखना है। जैसे यहाँ त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को देखिए, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर त्रिभुज ABC में भुजा AB त्रिभुज PQR की भुजा PQ के सर्वांगसम है, भुजा BC भुजा QR के सर्वांगसम है, भुजा PR और भुजा AC सर्वांगसम है, क्योंकि इन भुजाओं पर एक ही तरह के चिन्ह लगे हैं। तो पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के सर्वांगसम है, तो इसलिए यहाँ रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, भू 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 कसौटी यानी कि भुजा 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 कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम है। ऐसे ही दूसरा यहाँ पर देखें, तो देखिए पहले त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के सर्वांगसम है और उनके बीच का कोण सर्वांगसम है, तो ये कौन सी कसौटी हो जाएगी, भुजा कोण भुजा कसौटी यानी कि भू को भू कसौटी। तीसरे सवाल में देखें अगर, तो पहले त्रिभुज की एक भुजा PR दूसरे त्रिभुज की एक भुजा ST के सर्वांगसम है और उन भुजाओं के दोनों अंत बिंदुओं पर बनने वाले कोण भी परस्पर सर्वांगसम है, तो यहाँ त्रिभुज कोण भुजा कोण यानी कि को भू को कसौटी से सर्वांगसम होगा। चौथा देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा देखिए समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण M और कोण T ये 90 अंश दिया है यहाँ पर, तो इन समकोण त्रिभुज में देखिए दोनों त्रिभुज के जो कर्ण हैं वो सर्वांगसम हैं और एक अन्य भुजा भी सर्वांगसम दिखाई दे रही है, तो इसलिए ये त्रिभुज कर्ण भुजा कसौटी से सर्वांगसम होगा। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, कर्ण भुजा कसौटी। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे का पहला सवाल, यहाँ पर एक कृति टाइप के सवाल हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR दिया है।
यहाँ पर जो भी चीज़ें सर्वांगसम हैं दोनों त्रिभुज में वो यहाँ दी गई हैं, लिखी गई हैं। इसलिए यहाँ त्रिभुज देखिए डायग्राम से देख के पता चल रहा है कि कोण, भुजा, कोण, कसौटी है। तो यहाँ पे कसौटी कौन सी आ जाएगी? को, भू, को, कसौटी। अब यहाँ सर्वांगसम घटक लिखने हैं। यहाँ पर लिखा है कोण BAC, तो यहाँ कोण BAC लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? QPR, क्योंकि B के स्थान पर क्या है? Q है। यहाँ पर देखिए B बीच में है तो Q भी बीच में है, तो यहाँ भी B के स्थान पे Q लिखना पड़ेगा। A की संगति किसके साथ है? P के साथ है, तो यहाँ A की संगति P के साथ, तो इसलिए P आ रहा है। C की संगति R के साथ हो रही है तो C के स्थान पे R, तो कोण BAC सर्वांगसम कोण QPR हो जाएगा इधर। ऐसे ही रेख AB, तो AB की संगति किसके साथ है? देखिए यहाँ AB पहला और दूसरा अक्षर है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा अक्षर PQ है, तो इसलिए रेख AB सर्वांगसम होगा PQ के। फिर यहाँ लिखा है रेख PR किसके सर्वांगसम होगा? PR देखिए पहला और तीसरा अक्षर है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा अक्षर AC आ जाएगा, तो रेख AC यहाँ पर हो जाएगा। अब इसी का दूसरे का दूसरा देखिए यहाँ पर पहले त्रिभुज की दो भुजा, दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के सर्वांगसम है। बीच में जो कोण T बन रहा है वो शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए कोण T भी दोनों के सर्वांगसम हो जाएंगे। तो कौन सी कसौटी बन जाएगी यहाँ? भुजा, कोण, भुजा कसौटी। तो इसलिए यहाँ बॉक्स में भू को भू कसौटी आ जाएगी। अब यहाँ पे कोण कौन सा है? TPQ, तो बीच में क्या आ रहा है? P आ रहा है। P की संगति किसके साथ है? S के साथ है, तो यहाँ बीच में P है तो यहाँ बीच में S लिखना पड़ेगा, तो कोण P सर्वांगसम कोण S। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये कोण R है, तो कोण R की संगति किसके साथ हो रही है? Q के साथ हो रही है, तो यहाँ कोण R है तो यहाँ कोण Q बीच में लिखना पड़ेगा, Q बीच में आ जाएगा। R की संगति Q के साथ है और R यहाँ बीच में है तो इधर ये साइड में Q बीच में आ जाएगा। फिर रेख PQ किसके सर्वांगसम होगा? यहाँ पर देखना पड़ेगा। PQ पहला और तीसरा अक्षर है, तो इसलिए इस त्रिभुज में पहला और तीसरा अक्षर SR है, तो यहाँ पर रेख SR आ जाएगा। और तीसरा सवाल, यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं, हमको यहाँ पर सर्वांगसमता की कसौटी लिखकर शेष सर्वांगसम घटक लिखने हैं। तो कसौटी तो साफ साफ दिखाई दे रही है, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं क्योंकि कोण A और कोण Q 90 हैं। फिर इन दोनों त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा सर्वांगसम है, इसलिए कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब अन्य शेष सर्वांगसम घटक कौन से लिखेंगे? यहाँ पर केवल एक ही कोण सर्वांगसम दिख रहा है, तो बाकी जो दो कोण बचे हैं वो भी सर्वांगसम लिखना पड़ेगा। दो भुजा सर्वांगसम है तो बची हुई भुजा AC और QR वो शेष भुजा है, वो भी सर्वांगसम लिखना पड़ेगा। तो कैसे होगा? देखिए तीसरा सवाल यहाँ पर मैंने किया है, त्रिभुज ABC और PQR में कोण P और Q 90 अंश दिया ही है। भुजा AB सर्वांगसम PQ और भुजा BC सर्वांगसम भुजा PR ये भी दिया गया है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज QPR कसौटी आ जाएगी कर्ण भुजा कसौटी। यहाँ पर देखिए ये संगति के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि A की संगति Q के साथ है तो यहाँ A पहले लिख रहे हैं तो Q भी पहले ही आना पड़ेगा। फिर भुजा AB की संगति PQ के साथ है तो यहाँ AB पहले है तो ये QP आ जाएगा। यहाँ पे PQ लिखो या QP लिखो, बात एक ही है। ऐसे ही BC की संगति PR है तो यहाँ BC सेकेंड और थर्ड अक्षर है, तो यहाँ जो PR है वो भी सेकेंड और थर्ड अक्षर होना चाहिए। तो ये कर्ण भुजा कसौटी से ये सर्वांगसम हो जाएगा। शेष घटक कौन से लिखेंगे? यहाँ पर सिर्फ एक ही कोण लिखा है P और Q, B और Q, तो बचे कौन से? B और Q के अलावा कौन से कोण यहाँ बच रहे हैं? कोण A और कोण P बच रहा है, कोण C और कोण R बच रहा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा कोण B सर्वांगसम कोण P, कोण C सर्वांगसम कोण R। फिर भुजा तो यहाँ दो भुजा लिखी ही है AB और BC, तीसरी भुजा कौन सी आ रही है? AC और इसमें PR, तो शेष घटक यहाँ AC सर्वांगसम QR, BC और PR, AC और PR, सॉरी हाँ यहाँ पर देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमने संगति लिखा है। AC की संगति QR से हो रही है तो AC सर्वांगसम QR
ये भुजा का शेष घटक हो गया। फिर ये चौथा सवाल भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर देखिए LM और PN, LN और PM सर्वांगसम दिया है, यहाँ पर चिन्ह भी लगा हुआ है। तो हमको लिखना है कि कौन सी कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज LMN और त्रिभुज BMN में भुजा MN दोनों त्रिभुज में आ रही है, इसलिए भुजा MN भी सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसलिए जब तीनों भुजा सर्वांगसम हो गए हैं तो भुजा 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 यानी भू 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 कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम घटक के नाम, अब शेष सर्वांगसम घटक कौन से बचे? भुजा तो तीनों हो गई, केवल कोण बचा हुआ है, तो तीनों कोण उनके संगति के अनुसार सर्वांगसम लिख देंगे। फिर है पांचवा सवाल, जिसमें ये इस तरह से आकृति बनी हुई है। AB जो है सर्वांगसम BC के दिया है और ये AD सर्वांगसम CD के दिया है। फिर ये BD देखिए सामान्य भुजा है, कॉमन है, दोनों त्रिभुज में है, तो BD भी सर्वांगसम हो जाएगी। तो इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CBD हो जाएगा भू 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 कसौटी से। तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, स्टेप्स ऐसे ही है जैसे यहाँ पर ऊपर दिया गया है। छठवां सवाल भी देखिए, कोण P सर्वांगसम कोण R दिया है और भुजा PQ सर्वांगसम QR भी दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज PQT सर्वांगसम त्रिभुज RQS। तो देखिए ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज में एक भुजा सर्वांगसम दी है PQ और QR। भुजा PQ सर्वांगसम भुजा QS दिया गया है। अब PQ में देखिए कोण P और कोण Q आ रहा है, तो कोण P और कोण Q आ रहा है और RQ में कोण R और Q आ रहा है। तो देखिए कोण P और कोण R पहले से ही सर्वांगसम दिया है। दूसरा कोण देखिए जो कोण Q है वो दोनों में सामान्य है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसलिए कोण Q भी सर्वांगसम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि दो त्रिभुज में अगर एक ही भुजा सर्वांगसम है और उसके दोनों अंत बिंदु पर बनने वाले कोण भी सर्वांगसम हो तो वह त्रिभुज को भू को कसौटी से सर्वांगसम हो जाता है। इसलिए ये त्रिभुज को भू को कसौटी से सर्वांगसम हो जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से समझिए और अपने नोटबुक में हल करके ग्रुप में शेयर करिए। कहीं कोई डाउट हो तो फिर मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।